हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का कॉन्सेप्ट बुक पीसीएम की आज एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अणुगतिक सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो चल रही है, जिसके अंदर हम शॉर्ट नोट्स में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसी सीरीज़ के अंदर आज हम बात करने वाले हैं अणुगतिक सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो ये वीडियोज होने वाली हैं वो 12th स्टूडेंट्स के रिवीजन के लिए भी तथा 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सभी के लिए, जैसे टेक्निकल हो चाहे डिफेंस सर्विस में हो, इन सभी के लिए वीडियोज इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज की बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अणुगतिक सिद्धांत के बारे में। तो अणुगतिक सिद्धांत में सबसे पहले आता है कि आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गति का जो समीकरण होता है, आदर्श गैस का समीकरण होता है PV = NRT। हम इस PV = NRT को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो N होता है, P का मतलब प्रेशर होता है, V का मतलब वॉल्यूम यानी आयतन होता है, N का मतलब मोलों की संख्या, R जो होता है वो नियतांक होता है और T भी ताप होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए N को हम किस किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए N को हम यहाँ पर लिख सकते हैं M/M। तो स्मॉल m का मतलब होता है द्रव्यमान और कैपिटल M का मतलब है अणुभार। तो हम यहाँ पर n की जगह M/M भी रख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर अगर इस समीकरण के अंदर n की जगह ये पुट करते हैं तो क्या बनता है, PV = M/M RT। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से देखिए आगे हम जानते हैं कि कैपिटल M और R को यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस V को मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में ले आऊँ तो ये V यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये M और V बनकर क्या बन जाएगा, ये रो बन जाएगा यानी घनत्व बन जाएगा। तो इस समीकरण का क्या रूप बन जाएगा, P = ρRT/M। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक आदर्श गैस की समीकरण है, ये भी इसी रूप में भी हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू देख के भी हम किसी की वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, एक तो ये हुआ। उसके बाद आता है कि हम M को एक और दूसरे किस रूप से लिख सकते हैं। तो देखिए M को हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल n/में कैपिटल N। तो यहाँ पर स्मॉल n/कैपिटल N की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ पर होता है स्मॉल n की वैल्यू होती है अणुओं की संख्या। ठीक है, और कैपिटल N का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको इस गैस की समीकरण के अंदर रखा जाए तो देखिए क्या रूप बनेगा। तो हम इसको भी देखते हैं। अब देखिए अगर PV = NRT, इस n की जगह मैं यहाँ पर N/N रख देता हूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, n और r की जो एक R/N बन जाएगा, k नियतांक है गैस का। तो यहाँ पर बन जाएगा PV = NKT। ये यहाँ से n की वैल्यू क्या बन जाएगी, अणुओं की संख्या। ये तो n मोलों की संख्या, ये बन जाएगी अणुओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये थी PV = NRT, ये आदर्श गैस समीकरण है, इसके अलग अलग रूप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गैसों द्वारा लगाए गए दाब का क्या मान होता है। तो दाब को हम P से डिनोट करते हैं। तो P = 1/3 ρCRm²। C क्या है, वेग है, और RMS यानी वर्ग मध्य मूलमान, वेग का वर्ग मध्य मूलमान का अगर वर्ग है, ये इसका वर्ग दिया है C², का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दाब का फॉर्मूला क्या बनेगा, P = 1/3 ρCRms²। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जिसमें क्या दिया हुआ है, गैसों की एक प्रति अणु की गतिज ऊर्जा। अगर गैसों की प्रति गतिज ऊर्जा के बारे में बात की जाए तो K गतिज ऊर्जा का किसको डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं। तो K का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 mCRms²। तो ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि कुल गतिज ऊर्जा। कुल गतिज ऊर्जा का मतलब किसी गैस के अंदर n अणु है तो हम इसको n से गुणा कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 mNCRms²। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा। अब इकाई आयतन के अंदर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, देखिए अगर इकाई आयतन का मतलब जहाँ पर भी इकाई नाम आ जाए इसका मतलब उसी से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो K = 1/2 m इकाई आयतन है, तो आयतन से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1/2 mVCRms² बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K = 1/2 mVCRms²। चलिए अब इसके बाद में क्या होता है, ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जो गैसों में लगाए गए दाब और गतिज ऊर्जा के बीच में संबंध है। तो इन गतिज ऊर्जा और दाब के संबंध, जो गतिज ऊर्जा और दाब का जो संबंध है, यहाँ पर अगर K बराबर में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दोनों K और जो P का मतलब प्रेशर यानी दाब और K मतलब गतिज ऊर्जा, इन दोनों को फॉर्मूलों को अगर सेटिस्फाई किया जाए तो यहाँ से फॉर्मूला जो बनेगा फाइनल, K और दाब के बीच में, गतिज ऊर्जा और दाब के बीच में जो संबंध बनेगा वो बनेगा K = 3/2 P। ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान देकर हमें गैस का दाब पूछा जा सकता है, गैसों द्वारा लगाया गया दाब पूछा जा सकता है। तो K = 3/2 P ये अपने पास आएगा। अब यह फॉर्मूला कैसे बनाए, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, K = 1/2 ρCRms² होता है, CRms² होता है। तो यहाँ पर 3 से गुणा भाग कर दिया तो ये बन जाएगा 3 तो बच जाएगा और यहाँ पर 1/3 से यह बन जाएगा P का मान बन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा K = 3/2 P। ठीक है दोस्तों, चलो ये बातें हुई, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे आता है कि गैसों द्वारा अणुओं की चाल, जो गैसों की अलग अलग चाल है इसके बारे में बात करते हैं। तो गैसों की पहले आती है औसत चाल, जिसको CAV से AV का मतलब एवरेज डिनोट करते हैं, √KT/πm ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। अगर इसको R वाले नियतांक से देखा जाए तो √8RT/m ये बनेगा फॉर्मूला औसत चाल का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गैसों के अणुओं की वर्ग मध्य मूलमान की चाल का। तो CRms² की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है √3KTm होता है, और अगर R के फॉर्मूले लिखा जाए तो 3RT/m बनेगा, और जो R के फॉर्मूले में नीचे वाला m है इसका मतलब होता है अणुभार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आता है अधिकतम प्रायिक चाल। तीसरी जो चाल का फॉर्मूला आता है अधिकतम प्रायिक चाल का फॉर्मूला, इसको डिनोट करते हैं CMP से। इसका फॉर्मूला बनेगा √2KT/m, या अगर हम इसको R की फॉर्म में देखें तो फॉर्मूला बनेगा 2RT/m, और यहाँ पर इसको m का मतलब होता है अणुभार। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब हम बात करते हैं आगे, गैसों के अणुओं का औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। ये भी ध्यान रखें, गैसों के जो अणुओं का औसत वेग होते हैं वो शून्य होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता कोटियों के बारे में। तो स्वतंत्रता कोटि के बारे में बात करते हैं। तो स्वतंत्रता कोटि का जो फॉर्मूला होता है, स्वतंत्रता कोटि को सबसे पहले एफ से डिनोट करते हैं। एफ का फॉर्मूला होता है 3n-b। एन का मतलब होता है परमाणुओं की संख्या और बी का मतलब होता है कि उस अणु के अंदर जितने परमाणु को बांधने का जो तरीका है। अगर मान लो 2 परमाणु है तो उसमें कितने बांधने का तरीका होगा कि एक अणु यहाँ पर, एक परमाणु यहाँ पर, इन दोनों को बांधने का एक तरीका हुआ। अगर 3 परमाणु है तो क्या बनेगा, एक तो 3 परमाणु इस प्रकार अगर बंधे हुए हैं तो यहाँ पर तीनों का तरीका एक ऐसे ही बांध सकते हैं। अगर रेखीय रूप से देखें तो 3 परमाणु हैं तो हम तीनों को ऐसे भी बांध सकते हैं, यानी अलग अलग परमाणु को जो बांधने के तरीके होते हैं वो बी का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ का फॉर्मूला बनेगा 3n-b। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम। ऊर्जा का समविभाजन का नियम का फॉर्मूला होता है ऊर्जा, तो फॉर्मूला बनेगा U = NF/2 kT। यू एन का मतलब अणुओं की संख्या, एफ यानी स्वतंत्रता की कोटि अपॉन 2 kT, ये बनेगा फॉर्मूला। अगर आर की फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पर बनेगा U = NF/2 RT। यहाँ पर n का जो मान होगा वो क्या बनेगा, बोलों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो ऊर्जा गैसों की जो मैक्सवेल की ऊर्जा समविभाजन का नियम, इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखें। ये आगे हमेशा आगे वाली जो टेबल है जिसमें हम स्वतंत्रता कोटि, एक परमाणु गैस, एक परमाणु गैस, 2 द्विपरमाणु गैस, उसके अंदर हम बात करेंगे इन फॉर्मूला की। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल की ऊर्जा समविभाजन का नियम है क्या होता है, फॉर्मूला U = NF/2 kT ये होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए अब आता है कि गैसों की ऊष्माधारिताएं। अब गैसों की ऊष्माधारिताएं कितनी होती है, तो गैसों की एक नियत आयतन पर, देखिए नियत आयतन पर हो गई तो गैसों की ऊष्माधारिता को किससे डिनोट करते हैं, CV से। ठीक है, तो नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसका फॉर्मूला होता है CV = FR/2। एफ तो आर जो नियतांक है वो आर वोल्टेज मान नियतांक है, और एफ क्या होता है, स्वतंत्रता कोटि होती है, तो CV का मान हो गया FR/2। अब आता है नियत दाब पर। नियत दाब पर किसे डिनोट करते हैं, CP से। तो नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान होता है CP = CV + R। CV जो विशिष्ट आयतन, नियत आयतन पर जो विशिष्ट मोलर धारिता थी, विशिष्ट ऊष्माधारिता थी, इसके अंदर R को प्लस कर दिया जाए तो फॉर्मूला बनेगा R/F/2 + 1, ये बनेगा CP का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब ये CP और CV का फॉर्मूला आ गया। अगर हम इनका अनुपात निकाला जाए तो इसको अनुपात को हम गामा से डिनोट करते हैं, गामा = CP/CV। CP का मान होता है R/F/2 + 1 और CV का मान होता है FR/2। दोनों का अनुपात निकाला जाए तो अनुपात के बाद में सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास फाइनल इनका अनुपात का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 + 2/F। 1 + 2/F आएगा अनुपात का फॉर्मूला। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर हमारे पास टेबल है जिसके अंदर हम एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु गैस के बारे में बात करते हैं और उनके हर एक फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। देखिए अब आता है सबसे पहले एक परमाणु गैस। एक परमाणु गैस होगी तो उसमें स्वतंत्रता कोटि होगी 3, क्योंकि एक परमाणु गैस है तो n का मान 1 होगा और एक परमाणु को बांधने का कोई तरीका नहीं होता तो 0 होगा, तो b का मान 0 होगा। तो यहाँ पर पहले पुट करेंगे तो f के फॉर्मूले में तो हमारे पास f का मान आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा के बारे में। तो मैक्सवेल का जो अभी समविभाजन नियम का फॉर्मूला था, जिसमें फॉर्मूला था U = NF/2 RT, ये फॉर्मूला था। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर f की वैल्यू पुट करते हैं 3 तो यहाँ से u का फॉर्मूला बनेगा 3RNT/2। ठीक है, अब यहाँ पर CV का फॉर्मूला निकालना है तो f की जगह 3 पुट करते हैं तो 3R/2 बन जाएगा। अब CP का फॉर्मूला इसकी जगह f की जगह 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 5R/2 बनेगा। अब अगर यहाँ पर अनुपात का फॉर्मूला है CP/CV का फॉर्मूला तो यहाँ पर बनेगा 5/3 यानी 1.67। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार द्वितीय परमाणु गैस, 2 डिग्री परमाणु गैस जिसमें 2 परमाणु होते हैं तो यहाँ पर जो कोटि का मान आएगा, स्वतंत्रता कोटि का मान 5 आएगा और आंतरिक ऊर्जा का मान बनेगा वो U = 5/2 nRT बनेगा और CV का मान बनेगा 5/2 R और CP का मान बनेगा 7/2 R बनेगा। और अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात बनेगा 7/5 यानी 1.4। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आता है त्रिपरमाणु गैस, 3 डिग्री परमाणु गैस जिसके अंदर 3 परमाणु होते हैं। अब देखिए 3 परमाणु गैस है, उनको बांधने के तरीके 2 होते हैं। अगर अरेखीय है तो यानी इसके मतलब उसमें अरेखीय यानी त्रिभुज आकार के हैं तो उसमें बांधने के तरीके 3 होंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूले में बंद B की जगह 3 पुट करेंगे और n की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 6 यानी स्वतंत्रता कोटि 6। अगर इन्हीं परमाणुओं को अगर रेखीय तरीके से बांधा जाए तो यहाँ पर B का मान आएगा 2 तरीके से बांध सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर स्वतंत्रता कोटि आएगी 7। इन्हीं दोनों तरीके से अलग अलग ऊर्जा और CP CV का मान निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर रेखीय तरीका से तीनों परमाणुओं को बांधा जाए तो यहाँ से ऊर्जा का मान कितना बनेगा 7RNT/2 बनेगा और CV का मान बनेगा 7/2 R और CP का मान बनेगा 9/2 R और अगर अनुपात की बात की जाए तो 9/7 आएगा 1.28। अगर इनको अरेखीय तरीके से बांधा जाए तो U का मान बनेगा 6nRT/2, यहाँ से CV का मान आएगा 3R और CP का मान आएगा 4R और अगर अनुपात की निकाला जाए तो 4/3 यानी 1.33 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्वतंत्रता कोटि टेबल थी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए इसके बाद इसका लास्ट एक फॉर्मूला बचता है कि गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ, जो गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला λ = 1/√2πd² बनता है। इसका एक दूसरा तरीका भी दूसरा भी होता है m/√2πd² बनेगा। ये m और आयतन के फॉर्मूले में, घनत्व के फॉर्मूले में। अगर हम यहाँ पर जो गैस के फॉर्मूले देखा जाए कि आदर्श गैस के समीकरण के रूप में अगर इसको निकाला जाए तो बनेगा mRT/2πd² MP। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे जो अणुगतिक सिद्धांत के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, तो मैंने आपके सामने पेश किए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपको किस प्रकार के और कंटेंट अवेलेबल करवाऊं। और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, कि मैं इसी वीडियोज़ के बाद में आपको न्यूमेरिकल वीडियोज़ भी स्टार्ट करूँगा। जल्दी जल्दी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं सभी फॉर्मूलाज़ का पूरी फिजिक्स के, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।